अब हम पढ़ते हैं कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग फैक्टर क्या होता है? कंफाउंडिंग फैक्टर एक वेरिएबल है जो कि डिजीज के साथ भी एसोसिएटेड है, एक्सपोजर के साथ भी एसोसिएटेड है, और उसका इंडिपेंडेंट इफेक्ट भी है कि वो आउटकम कोज कराए, यानी कि डिजीज कोज करा सके। ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? जैसे कि ये कंफाउंडिंग फैक्टर कोई अगर है तो उस वो कोज को भी इफेक्ट करेगा, वो कोज के साथ भी एसोसिएटेड है, वो इफेक्ट यानी आउटकम के साथ भी एसोसिएटेड है, और वो डायरेक्टली आउटकम भी करवा सकता है। ठीक है, जैसे कि अब ये देखो कि हमें पता है फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, यानी कि ये कोज है, ये आउटकम है। फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है, यानी कि पेशेंट एक पर्सन है, वो सारा दिन बैठा हुआ, कोई उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है। अब यहाँ पर कंफाउंडिंग फैक्टर एज आ जाता है, यानी कि एज क्या है? ओल्ड एज में हमें पता है कि फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही कम हो जाती है, ज्यादा लोग काम नहीं करते ओल्ड एज में, फिजिकल एक्टिविटी कम हो सकती है, और फिर इसका इसके साथ एसोसिएशन आया तो उसके रिजल्ट में हार्ट डिजीज हो सकती है, या फिर ये ओल्ड एज में रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज भी ज्यादा हो जाती है। तो इसका इसके साथ भी एसोसिएशन है, कोज के साथ भी है, यानी आउटकम के साथ भी है एसोसिएशन, और ये डायरेक्ट भी ये करवा सकती है हार्ट डिजीज। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमने देखा, रिसर्च कहती है कि अल्कोहल जो है ना, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है, यानी कि हमें ये पता है कि कोज इफेक्ट क्या है? अल्कोहल, और उसकी वजह से लंग कैंसर। अब हमने यहाँ पर कंफाउंडिंग फैक्टर आ गया स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग कोज एसोसिएटेड, ये ऐसा वेरिएबल है जो डिजीज के साथ भी एसोसिएटेड है, एक्सपोजर के साथ भी एसोसिएटेड है, और इंडिपेंडेंटली भी आउटकम कोज करवा सकते हैं। यानी कि डिजीज के साथ कैसे एसोसिएटेड, ये देखो, अब स्मोकिंग है, ज्यादा स्मोकिंग किन लोगों में होती है? कॉमन जो अल्कोहलिक होते हैं वो स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, तो ये इसके साथ भी एसोसिएटेड है, तो उस वजह से लंग कैंसर भी ज्यादा हो सकता है इनमें, या फिर ये डायरेक्टली भी लंग कैंसर करवा सकती है। ठीक है, ये इस तरह से कंफाउंडिंग फैक्टर आता है। इसको हम कैसे इलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं? बाय मैचिंग। मैचिंग का क्या मतलब है? हमने क्या करना है, जैसे केस है जिस, यानी कि लंग कैंसर है पेशेंट को, और ये कंट्रोल है जिसको लंग कैंसर नहीं है, तो हमने इनकी एज भी सेम रखनी है, और इनको ये भी देखना है कि जो कंफाउंडिंग फैक्टर था यानी स्मोकर, तो ये दोनों नॉन स्मोकर्स होने चाहिए, ताकि जो है ना हम ये देख सकें अगर अल्कोहल की वजह से हुआ है तो ये अल्कोहलिक है या ये नहीं है, या जो भी है, लेकिन स्मोकिंग जो इसका कंफाउंडिंग फैक्टर था वो दोनों में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? फिर उसके बाद यहाँ पर एज जैसे था, तो यहाँ हमने एक ही एज के ले लिया, तो इस तरह से इसको कंफाउंडिंग को रिमूव किया जाता है। फिर एसोसिएशन। एसोसिएशन में अगर हम बात करें तो एसोसिएशन किसको कहते हैं? किसी लिंक को, किसी एक चीज का दूसरे के साथ कोई लिंक होना, कोई जैसे हमने कहते हैं कि स्मोकिंग जो है ना, ये एसोसिएटेड है विद लंग कैंसर, यानी स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज कराती है, लेकिन ये बाय चांस नहीं होना चाहिए, नॉट बाय चांस। एसोसिएशन का मतलब क्या है? नॉट बाय चांस, यानी कि इनकी जो कंकरेंस है ये बाय चांस नहीं है। दो वेरिएबल्स अगर कंकरेंस है तो ये मोर देन एक्सपेक्टेड बाय चांस। ठीक है ना? मोर ऑफन देन एक्सपेक्टेड बाय चांस। सही है? अगर मैं कह रही हूँ कि स्मोकिंग लंग कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, तो ये बाय चांस नहीं है कि स्मोकिंग किसने की और उसको लंग कैंसर हो गया, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो उनकी कंकरेंस जो है मोर देन एक्सपेक्टेड बाय चांस है। ठीक है ना? इसका क्राइटेरिया जो है ना, इसको ब्रैडफोर्ड हिल्स क्राइटेरिया कहते हैं। इसमें जो मेन है ना, फर्स्ट सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्पोरल एसोसिएशन। टेम्पोरल या टाइमलाइन एसोसिएशन का मतलब क्या है कि कोज लीड्स टू इफेक्ट, यानी कि जैसे स्मोकिंग है उसकी वजह से इफेक्ट आया लंग कैंसर का। ठीक है ना? कोज जो है ना इफेक्ट करा रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और एसेंशियल क्राइटेरिया है। ये कैसे स्टेब्लिश होता है? बाय द कोहार्ट स्टडी। ठीक है, ये याद रखना। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का मतलब है हाउ स्ट्रॉन्गली एक्सपोजर एसोसिएटेड विद डिजीज, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है, यानी इसको हम रिलेटिव रिस्क से मेजर करते हैं हार्ट स्टडी में, और ऑड रेशियो से मेजर करते हैं बाय द केस कंट्रोल स्टडी में। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमारी एसोसिएशन, इसका मतलब ये है कि वो अगर रिजल्ट्स आपके सेम आते हैं, रेप्लिकेटेड होते हैं, जब आप उसको स्टडी करो डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट मेथड से, फिर भी आपके रिजल्ट सेम है, तो इसका मतलब एसोसिएशन क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है? कोहेरेंस का क्या मतलब है कि एसोसिएशन कोहेरेंट होगी अगर वो रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ भी
सपोर्ट हो, ठीक है ना, वहां से भी इसको सपोर्ट मिल रही हो। फिर स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है? स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन का मतलब वन टू वन रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि जो बीमारी हुई, डिजीज अंडर स्टडी है, वो जिस फैक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं उसी की वजह से हो रही है, बाकी किसी वजह से नहीं हो रही। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग की वजह से ही हो रहा है, तो ये वन टू वन हो गया, ये बाकी कोई फैक्टर उसमें जो है ना रोल प्ले नहीं करेगा, जबकि ये गलत है ना। हो सकता है कि कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, कोई भी दूसरी चीज हो सकती है, अल्कोहल वगैरह कुछ भी। तो फिर ये मोस्ट वीकेस्ट और डिफिकल्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर उसके जैसे अभी ऊपर भी एग्जाम्पल पढ़ी कि फिजिकल इनएक्टिविटी हार्ट अटैक कॉज कराती है। अगर हम कहें सिर्फ फिजिकल इनएक्टिविटी ही करा रही होती है तो ये भी गलत है, एज भी तो उसमें फैक्टर है ना। तो ये बाकी फैक्टर्स को निग्लेक्ट ये कर देता है। फिर बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी, यानी कि बायोलॉजिकली भी इसको जो है ना हम एक एसोसिएशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं स्मोकिंग कह रही हूँ कि वो लंग कैंसर करा रहा है, तो एनाटोमिकली फिजियोलॉजिकली भी वो एक्सप्लेनेबल और जस्टिफाइबल हो। क्योंकि हमने जैसे कि स्मोकिंग में जो देखने कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, तो जब उनको आइसोलेट किया गया सिगरेट स्मोक से, तो पता चला कि वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जो है वो कैंसर करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बाकी चार जो है ना रिवर्सिबिलिटी, सीजेशन यानी कि एक्सपोजर से आप जो है ना उनको एक्सपोजर से को खत्म किया, यानी कि उसको सीज किया, अब आप एक्सपोज नहीं हो रहे उस चीज से, तो आपके अंदर एसोसिएट यही होता है ना कि एसोसिएशन फिर काम हो जाएगी, फिर नहीं होगा। या फिर ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बुक से देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमने कर लिया, और ब्लाइंडिंग भी हमने कर लिया, और एसोसिएशंस भी हमने देख ली। अब जो है ये वाला जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हमने की थी ना, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में ये एक दफा मैंने नोट्स से पिक करा दिया था, एक बुक से रीड करना होगा, कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज है, बेसिक स्टेप्स ऑफ द एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन। ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ये आ जाता है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? ये वेरिफिकेशन है। डायग्नोसिस को आपने वेरीफाई करना है कि पर्सन जो है ना वो वाकई ही डायग्नोज सही हुआ कि नहीं सही डायग्नोज हुआ। इसको वेरीफाई करने का तरीका होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन और लैब इन्वेस्टिगेशन से। फिर एपिडेमिक को कंफर्म करना है कि एपिडेमिक ही है या फिर कोई सीजनल प्रॉब्लम है, किसी और वजह से है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन द सेम पॉपुलेशन ड्यूरिंग सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर। फिर कंप्लीट आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। कंपाइल करनी है लिस्ट ऑफ ऑल केसेस एंड सर्च फॉर अनरिपोर्टेड केसेस। एंड देन पॉपुलेशन को आपने डिफाइन करना है, जो पॉपुलेशन रिस्क में है उसको आपने डिफाइन करना है। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल फैक्टर्स को इवेल्युएट करना। हो सकता है ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जैसे सैनिटरी स्टेटस पुअर हो, या वाटर या मिल्क सप्लाई, जिसकी वजह से ये चीजें आ रही हो। फिर डाटा एनालिसिस, आपने टाइम प्लेस पर्सन इन तीनों पर जो है ना डाटा को एनालाइज करना है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है। फिर फर्दर टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है पॉपुलेशन एट रिस्क, राइटिंग द रिपोर्ट, एंड देन प्रपोजल एंड implementation of temporary control measures, and then proposal and implementation of the long term control measures, ठीक है। फिर उसके बाद बायस पर हमने पढ़ लिया, कंपाउंडिंग भी पढ़ लिया, और प्लेसिबो किसे कहते हैं। अच्छा, कंपाउंडिंग पे ना ये कंट्रोल करने का तरीका एट स्टडी डिजाइन और एनालिसिस डिजाइन ये देख रहे हैं ना, लेकिन मैचिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग को रिमूव करने के लिए। प्लेसिबो कौन सी? प्लेसिबो नोसिबो, ये इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, जो हम स्टडी के दौरान यूज करते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि प्लेसिबो में पेशेंट को, पार्टिसिपेंट को लग रहा होता है ये एक्चुअल ड्रग है, और उसकी वजह से उसको वो वैसा सोचते हैं कि इसके अच्छे साइड इफेक्ट्स आएंगे, और उसको जो है ना वाकई अच्छे फील वेल, ये वो अच्छा महसूस करने लगता है। और नसेबो जो होती है ये भी इनर्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट सोच ये रहता है कि उसको ये एक्चुअल ड्रग दी गई है जिसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, और उसकी वजह से वाकई उसके एडवर्स इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। ये बस इसका है। फिर उसके बाद 2x2 का टेबल भी बता दी कैसे बनाता है। ये गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव प्रिवेंटिव प्रोग्राम ये पढ़ लेना कि रैंडमाइज्ड ट्रायल्स होने चाहिए, ठीक है ना। साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड प्रोग्राम हो, ठीक है। और प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सेंसिटिव टू एथिकल इश्यूज, और ये सारी चीजें पढ़ लेना एक दफा। अब सर्विलियंस के ना टाइप्स एमसीक्यूज में आ जाते हैं, एक्टिव सर्विलियंस, पैसिव और सेंटिनल। एक्टिव कहते हैं कि इसमें अच्छा डाटा जो देख रहा होता है वो हेल्थ सिस्टम एक्टिवली देख रहा होता है डाटा को, ठीक है। और पैसिव में जो डाटा है वो इट सेल्फ रिपोर्ट किया जाता है हेल्थ सिस्टम को, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटिनल में क्या होता है कि इसमें गोल
इसमें ये तब यूजफुल होता है जब गोल इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन डिजीज ट्रेंड्स रादर देन इंडिविजुअल केसेस। इंडिविजुअल केस नहीं होता बल्कि पूरा एक डिजीज ट्रेंड पर आप जो है ना कलेक्ट करते हो इंफॉर्मेशन को। ये सारा हो गया, ये एपिडेमियोलॉजी कंप्लीट हो गई।